देखिए, आपका गणित का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। आपका चैप्टर है संख्या पद्धति। और सबसे पहले मैं बात करूंगा संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद मैं बात करूंगा पूर्ण संख्याओं के बारे में, और पूर्ण संख्याओं को कहा जाता है होल नंबर। उसके बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। उसके बाद आती हैं सम संख्याएं, इवन नंबर। उसके बाद आती हैं विषम संख्याएं, ओड नंबर। उसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। उसके बाद आती हैं ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। अभी कुछ और संख्याएं बाकी हैं। आपकी आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। उसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को कहा जाता है इरेशनल नंबर। उसके बाद आती हैं वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं को कहा जाता है रियल नंबर। हेलो। उसके बाद आती हैं अवास्तविक संख्याएं, या हम उन्हें बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, या उन्हें कहा जाता है इमेजनरी नंबर। उसके बाद आती हैं सम्मिश्र संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आती हैं परिपूर्ण संख्याएं, इन्हें हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। इस इंट्रोडक्शन में दो बात शामिल थी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, और किस संख्या को हिंदी में क्या कहते हैं, और किस संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले चलता हूं, जो मैंने सबसे पहले बताया था, नेचुरल नंबर या कौन सी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। मैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकारी देता हूं। गिनती करने के लिए, किसी चीज को काउंट करने के लिए प्रयोग होने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर मुझे किसी चीज की गिनती करनी है, मुझे काउंटिंग करनी है, मुझे गणना करनी है, तो मैं सबसे पहले शुरू कहां से करूंगा? एक से। तो कहने का मतलब है कि वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं या क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से किसी संख्या की गणना होती है, गिनती होती है, चीजों को काउंट करते हैं, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, एक के बाद में दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये इनफाइनाइट अनंत मानों तक जाती है। अर्थात एक, दो, तीन, चार, पाँच, मैं आगे भी चलता रहूंगा। इस बात का मतलब है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो एक होती है। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है? एक। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अर्थात एक, दो, तीन, चार, पाँच चलता रहेगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? एक। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। बात आती है जीरो अर्थात शून्य। शून्य को हम गिन नहीं सकते, इसलिए शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। किसी भी चीज की गणना करनी है तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? एक से। हम जीरो से कभी स्टार्ट नहीं करते, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो एक परिकल्पना है, एक इमेजिन है। हम शून्य को कभी भी गिन नहीं सकते। बात क्लियर हो गई? प्राकृतिक संख्याओं के बाद, नेचुरल नंबर के बाद, जो दूसरी तरह की संख्या होती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जो मैंने अभी आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ाई, जो मैंने अभी आपको नेचुरल नंबर्स पढ़ाए, अगर उसमें मैं जीरो को शामिल कर दूं, दैट मीन अगर मैं इसकी स्टार्टिंग किससे कर दूं, जीरो से, अगर मैं जीरो से इस बात की शुरुआत कर दूं, तो जो नया समूह बनेगा उन संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। स्टार्टिंग इस बार एक से नहीं होगी, स्टार्टिंग किससे होगी, जीरो से होगी। अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर दूं तो उन संख्याओं को प्राकृतिक नहीं क्या कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। एक परिभाषा इसकी व्यवहारिक है जो कि लिखी है, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात हमारे पास जो संख्याएं थी वो प्राकृतिक थी, नेचुरल नंबर थे। अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दूं तो जो नया ग्रुप बनेगा हम उसे होल नंबर कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। हम होल नंबर को डब्लू से डिनोट करते हैं, हम होल नंबर को डब्लू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से। 0 1 2 3 4 5 ये भी आगे चल के रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याएं भी अनंत होती हैं। कैसी होती हैं, अनंत होती है। अच्छा, अगर मैं इतना हिस्सा अंडरलाइन करूं तो ये क्या है, अगर मैं इतना हिस्सा अंडरलाइन करूं तो ये प्राकृतिक संख्या है, और अगर मैं जीरो को मिलाकर अंडरलाइन करूं तो ये पूर्ण संख्या है। इसका मतलब है कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी पूर्ण है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं है। किसकी वजह से, जीरो की वजह से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं कैसी हैं, प्राकृतिक है। शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। अब आता है नंबर 3, पूर्णांक संख्याएं। अब आता है नंबर 3, पूर्णांक संख्याएं। हम पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर कहते हैं। अब आती है पूर्णांक संख्याएं, बातें नहीं करेंगे। अब आती है पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्याओं को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। समझना होगा, प्राकृतिक संख्याएं शून्य, प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को, प्राकृतिक संख्या ले रहा था, मैं जीरो को ले रहा था। अगर मैं नेचुरल नंबर के या प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को भी शामिल करता हूं तो हम उन्हें पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, और पूर्णांक को इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। इन सब संख्याओं का आगे चल के यूज रहेगा तो बताना मुझे जरूरी है। बीच में क्या आ गया, जीरो। दाईं तरफ चलते हैं तो संख्या प्लस में होती है, बीच में आता है जीरो। दाईं तरफ चलते हैं तो संख्या प्लस में चलती है, और बाईं तरफ चलते हैं तो संख्या माइनस में चलती है। 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। मैं बाईं तरफ चलूंगा तो संख्या माइनस में आएंगी और वो कम होती रहेंगी। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं निगेटिव इंटीजर। दो तरह के पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। एक संख्या रेखा होती है जिसे हम नंबर लाइन कहते हैं। संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा है जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस रेखा पर वास्तविक संख्याएं
एक बिंदु के रूप में दिखाई जाती है। जिस रेखा पर पूर्णांक को डिनोट करते हैं उसे नंबर लाइन कहते हैं। यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं, इसमें बीच में क्या होगा? 0। जो संख्याएं नंबर लाइन पर डिनोट होती हैं उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है, और मेनली उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक यानी इंटीजर्स प्लस के भी होते हैं, अर्थात धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। मैं 0 से चलता हूं, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, ये चलता रहेगा सब। मैं इधर की तरफ आता हूं तो -1, -2 और क्या होगा? ये नंबर लाइन होती है संख्या रेखा पर। दैट मीन नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु से दाहिनी तरफ चलने पर संख्याओं का मान बढ़ता जाता है, जबकि संख्या रेखा पर किसी भी खास बिंदु से बाईं ओर चलने पर संख्याओं का मान कम होता चला जाता है। अच्छा बताओ, अगर मैं -3 से शुरू करता हूं तो माइनस का 3 बड़ा या माइनस का 2 बड़ा? माइनस का 2। और -2 से बड़ा? माइनस का 1 और -1 से बड़ा और 0 से बड़ा। इसका मतलब माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। आपके खाते में -10 रुपए है, आपके खाते में -20 रुपए है, तो धनी कौन है? जिसके खाते में -20 है, जिसके खाते में -10 है, वो धनी है उसकी तुलना में जिसके खाते में -20 है। क्योंकि जिसके खाते में -10 रुपया है, अपने खाते को 0 पर लाने के लिए बस उसे 10 रुपए की जरूरत है। और जिसका खाता -20 में है, खाते को 0 तक लाने के लिए उसे कितने की जरूरत है? तो 10 वाला ज्यादा कमजोर नहीं है, कमजोर कौन है? 20 वाला। क्या आपको बात समझ में आई? तो नंबर लाइन पर जैसे मैं दाईं तरफ बढ़ूंगा वैसे इंटीजर का मान, पूर्णांकों का मान, संख्याओं का मान बढ़ता है। हम बाईं तरफ चलते हैं तो संख्याओं का मान घटता है। धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी ओर स्थित पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह ही, किसका समूह? प्राकृतिक संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है? कहने का मतलब है इस 0 से इधर चलोगे तो कौन से पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक को अगर मैं एक बेहतरीन दृष्टिकोण से देखता हूं तो यह कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इतनी बात हो गई साहब। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब आते हैं निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। संख्या रेखा पर शून्य के छोड़कर शून्य के बाईं तरफ, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं तरफ जो पूर्णांक होते हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1। ये सब बातें आपकी सीट में भी दर्ज हैं। शून्य एक ऐसा पूर्णांक है, बात को समझेंगे। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव और ना ही, ये उदासीन पूर्णांक है, अर्थात इसे न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये उदासीन पूर्णांक है, इसे न्यूट्रल इंटीजर कहा जाता है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये कैसा है फिर? ना तो इस पर प्लस का चार्ज है ना इस पर माइनस का चार्ज है, तो ये उदासीन है। हम जानते हैं वस्तु की अम्लता और क्षारकता को बताने के लिए हम पीएच मान का उपयोग करते हैं। पीएच मान अगर माइनस में होगा तो वस्तु अम्लीय होगी, और पीएच मान अगर प्लस का होगा तो वस्तु, ये माइनस के साथ से प्लस के साथ तक चलता है। और 0 वाले का मतलब उदासीन होता है। जैसे मानव का रक्त क्षारीय है, क्या है? क्योंकि उसका जो पीएच मान है वो 0 से क्या होता है?
बड़ा होता है, तो इसका यूज वहां देखने के लिए मिलता है। अब आती है सम संख्याएं। सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः डिविजिबल हो जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। सम संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? ये भी दो प्रकार की हैं। सबसे पहले तो सम संख्या वो होगी जो किससे कटेगी? दो से। इवन नंबर वो होगा जो दो से डिविजिबल होगा, दो से कटेगा। दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। दो से कटने वाली सबसे पहली संख्या दो, दो के बाद 4, 6 और 8। तो बताओ सबसे छोटी संख्या। ये कहना गलत होगा, पहले मैं आगे चलूंगा तब मैं आपको बता पाऊंगा। सबसे छोटी सम संख्या हम नहीं निकाल सकते। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? दो होती। एक नहीं, दो। मैंने प्राकृतिक सम संख्या बोला था। ऋणात्मक सम संख्याएं -2, -4, -6, माइनस, मतलब इन्हीं की निगेटिव वैल्यू। अब मैं आगे चलता हूं। बताओ दो क्रमागत सम संख्याओं में कितने का अंतर होगा? दो का। जैसे सम संख्या 2, 4, 6 और 8, इन सभी में कितने कितने का अंतर है? दो दो। आपस में प्रत्येक सम संख्या में जो अंतर होता है वो कितने का होता है? दो का। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। थोड़ा समझने पर जोड़ देंगे। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या क्या होती है? दो होती है। प्राकृतिक लगाना जरूरी होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं प्लस की होती हैं और प्लस की संख्याओं में सबसे पहले सम संख्या दो होती है। वो सबसे छोटी सम संख्या को मना क्यों कर रहा है? क्योंकि सम संख्याएं माइनस की भी होती है। बताओ माइनस का 4 किससे छोटा? माइनस के 2 से। और माइनस का 6 किससे छोटा? क्योंकि माइनस में संख्या जितनी बड़ी उतनी ही छोटी। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात नहीं कर सकता, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं कर सकता, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या दो होती है। क्या आपने इवन नंबर का सिस्टम समझ लिया? ये सम संख्या आपकी हो गई। अब आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होंगी वो क्या होंगी? विषम होंगी। मतलब अगर सम नहीं है तो फिर क्या है? विषम है। मैं एक वहम आपका और दूर कर दूं जो कि लोगों को रहता है। मैंने कहा सम संख्या वो होगी जो किससे कटेगी? दो से। कई बार लोग इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जीरो सम संख्या है। क्या है? मैं बता देना चाहता हूं, जीरो सम संख्या नहीं है। सम संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक में से निकल के आती हैं। जीरो सम संख्या नहीं होती है, लेकिन जिसके लास्ट में जीरो लग जाता है वो संख्या सम हो जाती है। बात समझ में आई? जीरो खुद में सम संख्या नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या दो है, लेकिन जिसके लास्ट में जीरो लग जाता है वो संख्या सम हो जाती है, क्योंकि जीरो लगने का मतलब वो संख्या किससे कट जाएगी? दो से। तो विषम का सिस्टम ये है कि जो संख्या दो से नहीं कटेगी वो संख्या क्या होगी? विषम। विषम संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वही पॉजिटिव और वही निगेटिव। 1, 3, यहाँ 2 हटाइए। 1, 3, 4 भी हटाओ। 1, 3, 5 और 7 और क्या रहेगा? 9। सही कर लो, उसमें गलती होगी शायद सीट में, ये प्राकृतिक लिखी थी, गलती से प्राकृतिक लिख दी गई है। ये विषम होंगी, तो विषम का मतलब 1, 3, 5, 7 और 9। ऋणात्मक विषम संख्याएं। कौन सी विषम संख्याएं? निगेटिव वाली का मतलब सबको निगेटिव में लिख दो। माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 9।
वही सिस्टम इसी के साथ है। दो क्रमागत विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है? दो। जैसे दो क्रमागत सम संख्याओं में दो का अंतर था, वैसे ही विषम में भी कितने का अंतर है? दो का। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या जो होती है वो क्या होती है? एक होती है। दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होती है। दो क्रमागत, अच्छा बताओ, मैंने लिखा 2, 4, 6 और 8। इसका मतलब है कि अगर आप सम संख्याएं लिखते हैं तो प्रत्येक दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम होगी। बताओ 2 और 4 के बीच में, 4 6 के बीच में और 6 8 के बीच में 7। इसका उल्टा भी सही है। प्रत्येक दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम होती है और प्रत्येक दो विषम के बीच में एक सम होती। समझ में आया साहब? ये दोनों बातें सही हो गई। दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में एक संख्या सम होती है। अब आती है भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, या इन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है? हम समझेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में, यौगिक संख्याओं के बारे में। वे एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है। हर संख्या अपने आप से तो कटती है, एक से भी कटती है। अगर एक और अपने आप के अलावा अगर किसी तीसरी संख्या से कटेगी तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। और हम जानते हैं कोई संख्या किसी संख्या से तभी डिविजिबल होती है, तभी कटती है, जब उसके अंदर उसका फैक्टर उस संख्या के रूप में मौजूद होता है। बताओ, एक संख्या मैंने क्या ले ली, बताओ 4 किससे कटेगा और 4 किससे कटेगा और 4 किससे कटेगा? तो अपने आप से भी कटती है, एक से भी कटती है, लेकिन इसके अलावा किससे कटती? इसके अलावा अगर किसी से भी कटेगी तो वो संख्या अभाज्य नहीं, वो क्या होगी? समझ में आया? और एक बात और है, भाज्य संख्या वो होती है जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। बताओ 4 का एक फैक्टर क्या है? 1, और एक फैक्टर क्या है? 4, और एक फैक्टर क्या है? 2। फैक्टर का मतलब है उस संख्याओं को काटने वाली संख्या। तो बताओ 4 सबसे पहले किससे कटे? उसके बाद तो इसके फैक्टर 2 है या 2 से ज्यादा है? एक संख्या मैंने लिख दी 2, क्या लिख दी? 2 केवल किससे कटता है? या तो कटेगा 1 से या कटे 2 से। तो 1 से कटा और 2 से कटा, क्या ये किसी तीसरी संख्या से कटा? नहीं कटा, तो ये संख्या भाज्य है। और बताओ इसके फैक्टर भी कितने हैं? अरे बोलो, तो ही तो फैक्टर है इसके। एक संख्या मैंने लिख दी 3, बताओ 3 किससे कटता है और किससे कटता है? तो 1 से कटता है और 3 से कटता है। तो बताओ इसके भी कितने फैक्टर हो गए? तो इसका मतलब ये है, अगर कोई संख्या भाज्य है, क्या है, तो उसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। और अगर कोई संख्या भाज्य नहीं है तो इसका मतलब अभाज्य है। क्या है? तो प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो उसके फैक्टर केवल कितने होंगे? यही बात आगे लिखिए। वे एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अगर किसी भी संख्या के फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएं तो वो संख्या क्या हो जाती है? भाज्य हो जाती है। बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या? 4 के बाद, 6 के बाद, 8 के बाद। इस 9 को हटाओ। हाँ सही, 9 भी सही है, क्योंकि 9 किससे कटेगा? 1 से
9 से और 3 से। तो बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कितनी होती है? आगे चलते हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? और ऐसी संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा फैक्टर के लिहाज से इस बात को समझ लो। एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। इनके फैक्टर केवल कितने होंगे? अगर रूढ़ है या प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है तो इसके फैक्टर केवल कितने होंगे? 2 होंगे। आपने चीजों को समझ लिया। बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अरे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 2 के बाद, और 3 के बाद, और 5 के बाद, 7 के बाद 11। ठीक हो गया इतना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। एक, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट लगा के, कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। हमने एक को कहीं नहीं रखा, ना मैंने एक को कंपोजिट के दायरे में रखा, ना एक को मैंने भाज्य के दायरे में रखा, और ना ही अभाज्य के दायरे में। क्यों नहीं रखा साहब, कोई बता पाएगा इस बात? जो संख्या एक है वो ना तो भाज्य की बातों को पूरा कर रही है और वो ना तो अभाज्य की बातों को पूरा कर रही है। अभाज्य कब होगी? जब उसके कम से कम कितने फैक्टर होंगे? अभाज्य प्राइम नंबर अभाज्य तब होगी जब उसके कितने फैक्टर होंगे? 2। और भाज्य तब होगी जब फैक्टर 2 से अधिक होंगे। तो भैया इसके तो 2 भी नहीं बनेंगे, इसका फैक्टर तो केवल 1 ही होगा। अरे एक केवल किससे कटता है? किसी और से तो नहीं कटता है। इसका मतलब है कि एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। 2 को छोड़कर दुनिया में, 2 को छोड़कर दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी की सभी कैसी है? विषम। अभाज्य संख्या भी 2 तरह की होती है साहब। अभाज्य संख्याएं भी 2 तरह की होती हैं, इसमें कुछ सम होती हैं और कुछ नहीं है। एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम होती है वो क्या होती है? 2। जितने भी प्राइम नंबर होंगे, जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो सबकी सब विषम होंगी। किसके अलावा? अरे 2 क्या है? सबसे पहले 2 अभाज्य है, क्योंकि मैं अभाज्य और भाज्य की बात कर रहा हूं। 2 क्या है? लेकिन अभाज्य होने के बाद में ये सम है या विषम है? क्या है? सम हो जाता है। अच्छा, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? इसे सीधा याद ही करिए। अगर भूल जाते हैं तो ऐसे लिख के देखना पड़ेगा। बताइए 1 से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है? 25 है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। कहां तक चलेंगे? 97। एक बार इन्हें मोटा मोटा देख लेंगे तो बस उस समय याद रह जाता है। इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट के बाद। बताओ 1 अंकों वाली अभाज्य संख्या कितनी? कौन कौन सी? अरे भाई 1 अंक वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5 और 7। तब 1 अंक वाली 4 है और टोटल 25 है। तो बताओ 2 अंकों वाली कितनी बची?
ये सवाल सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि 2 अंकों वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो मुझे बताओ 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या कितनी है? 21। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 101। दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो अभाज्य क्यों है, ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती। और इसके पीछे का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग लगा के देखोगे, किससे भाग लगाओगे? अगर 6 से भाग लगाओगे तो या तो शेषफल 1 बचेगा, कितना बचेगा? और अगर 6 से भाग लगा रहे हो तो या उसमें 1 की कमी होगी। आप किसी भी संख्या को उठाइए, बताता हूं मैंने क्या कहा। 5 से बड़ी किसी भी संख्या को उठा लो। किसे उठा लो? 59 को मैंने उठा लिया। ये जो 59 है इसे 6 से भाग लगाओ, बताओ 6 नमा 54 कितना बचा? अरे 5 बचा। जो लोग रिमाइंडर थ्योरम को जानते हैं उन्हें पता होगा शेषफल 2 तरह का होता है, प्लस का और माइनस का। लेकिन अभी मैं उस तरह से नहीं बता सकता क्योंकि आप रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय को नहीं जानते हैं। तो मैंने जो बात बताई थी उसका मतलब है 59 में 1 जोड़ दो तो बताओ कितना हुआ? 60। और 60 किससे कटता है? 6। या तो 1 जोड़ के काम चलेगा या 1 घटा के काम चलेगा। इस बात का व्यवहारिक मतलब ये है कि 5 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो 6 के पहाड़े के दोनों तरफ होती है। क्या इन दोनों के बीच में 6 का पहाड़ा 60 आता है? बोलो, बताओ। 60 से पहले एक कम करिए, 60 से पहले और 60 के बाद में या तो 1 कम होगी या 1 ज्यादा। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं, उन्हें 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में प्रदर्शित होने वाली सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हो ये जरूरी नहीं है। ये बात थोड़ी सी पची नहीं है आपको? मैं ये बताना चाहता हूं अगर कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसे हम 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब अगर 6 से भाग लगाओगे तो या तो शेषफल 1 बचेगा या 6 से भाग लगाओगे तो कमी कितने की पड़ेगी? 1 की। ये इस बात का मतलब था। अभाज्य संख्या का पता लगाना हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इतनी बड़ी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है? हम किसी भी संख्या को ले सकते हैं। जैसे मैंने संख्या ले ली 97। क्या ले ली? मैंने संख्या ली 97। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं है? तो करना क्या है, आप 97 का रूट निकालेंगे। बातें मत करिए, बताओ 97 का पूरा पूरा रूट कितना होगा? अगर ये 97 ना होके 100 होता तो बताओ 100 का रूट कितना होता? 100 का जो रूट होता वो 10 होता। बोलो, तो बताओ 97 का रूट लमसम 9 हो जाएगा? अरे बोलो भाई, अगर 100 होता तो 100 का रूट क्या होता? जब संख्या 100 से छोटी है तो मतलब रूट 9 के आसपास होगा। तो उसने बताया है अगर आप इस बात की जांच करना चाहते हैं कि 97 या 97 अभाज्य है या नहीं है तो इसका रूट निकालिए और रूट निकालने के बाद इससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। बताओ 9 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। अगर इन चारों संख्याओं में से किसी से कट जाती है तो ये संख्या भाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और अगर इनमें से किसी से नहीं कटती है तो ये संख्या भाज्य नहीं होगी। तो बताओ, क्या 2 से कटती है? नहीं कटती है। 3 से कटती है? 5 से? 7 से? तो फिर ये संख्या कैसी हो गई? अभाज्य हो। इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी?
मैं 97 का पता लगा रहा हूं कि 97 अभाज्य है या नहीं है। इस तरीके की जरूरत इसलिए पड़ी, केवल मैंने कितनी संख्याओं से काट के देखा और 4 संख्याओं से काट के ही पता चल गया कि यह संख्या अभाज्य नहीं है। अगर ये रूल, ये कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं होता तो मैं इसे 2 से भी काटता, 3 से भी काटता, 5 से भी काटता, 7 से भी काटता, फिर मेरा मन करता क्या पता 11 से तो नहीं कट रही, क्या 13 से तो नहीं कटेगी, क्या पता 17 से कट जा, क्या पता 19 से कट जा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरा मन करता कहीं ये 23 से तो नहीं कट रही, कहीं ये 37 से तो नहीं कट रही। मैं बार बार काट के देखता, मेरा समय खराब होता। तो मैं इतनी संख्याओं से काट काट कर नहीं देखूंगा, मैं केवल कितनी संख्याओं से काटूंगा, बस इन्हीं से पता चल जाएगा। यही सब इसमें लिखा हुआ है। क्या आपको बात समझ में आती है? एक संख्या लिख दी मैंने 197, 197 197, 197 का पता लगाना है, 197 अभाज्य है या नहीं है। अगर 197 ना होके 196 होती तो बताओ 196 का रूट क्या होता, बताइए साहब। अगर 197 ना होगी 196 होती, 196 होती। आप मुझे बताइए 196 किसका वर्ग है। मैं 14 से छोटी संख्याओं को लिखता हूं, बताओ क्या लिखा। और 14 से छोटी सभी को मत लिखिए, अभाज्य को लिखिए। किसे लिखिए? 14 से छोटा 2, 3, 5, 7, 11 और क्या आपने 14 से छोटी सभी संख्या लिख। अच्छा बताओ क्या 197 2 से कटता है? नहीं कटता है। विभाज्यता के नियम, तो डिविजिबिलिटी रूल है, वो इसके बाद में पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि 197 2 से नहीं कटता है। 3 से कटता है क्या? कोई भी संख्या 3 से तब कटती है जब उसके अंकों का योग 3 से कटता है। बताओ 5 से कटता है? अरे 7 से काट के देखो, 11 से, अरे मना करो नहीं कटता है। बताओ 13 से नहीं कटता, किसी से नहीं कटता, तो फिर ये कैसी संख्या? ये अभाज्य संख्या। मेरा काम 13 तक निमट गया। अब मैं बात करता हूं, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, अभाज्य त्रिक। अभाज्य त्रिक या प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं? किन्हीं भी विशेष, किन्हीं भी विशेष संबंध रखने वाली 3 संख्याओं के समूह को ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी मैंने अभाज्य या सॉरी प्राइम ट्रिपलेट की बात नहीं करी। मैं ऐसी 3 संख्याओं की बात करता हूं जो आपस में बेहतरीन संबंध रखती हैं, उन संख्याओं को ट्रिपलेट कहा जाता है। लेकिन मेरी संख्या कैसी है? अभाज्य त्रिक है, मतलब प्राइम ट्रिपलेट है। किन संख्याओं को प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं? 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, जिसमें पहले वाली p, बाद वाली p+2 और उससे अगले वाली p+6, या p और p+4 और p+6 होती हैं। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? देखिए, पहले वाली संख्या में और तीसरी वाली संख्या में कितने का अंतर रहेगा? 1 का। जो बीच वाली संख्या है वो दोनों के बीच में रहती है, बस शर्त ये होना चाहिए कि वो भी अभाज्य होनी चाहिए। बताओ पहली और तीसरी में कितने का अंतर होगा? अरे पहली और तीसरी में कितने का अंतर है? अरे भाई ये वाली इससे 2 ज्यादा है तो बस ये वाली इससे 4 ज्यादा है। कुछ बात समझ में आ रही है? रहेगी इन दोनों के बीच में ही। देखिए साहब, बताओ क्या तीनों लगातार संख्याएं हैं? लगातार को छोड़ो, सबसे पहले बताओ क्या तीनों संख्या अभाज्य है कि नहीं है? क्या तीनों संख्याएं प्राइम नंबर हैं? अरे बोलिए, क्या तीनों संख्याएं अभाज्य हैं? अच्छा बताओ क्या 5 और 11 में कितने का अंतर? 6 का। तो बताओ 5 और 2 और 7 और 4 11, कभी 2 प्लस तो आगे 4 प्लस। बताओ कितने का अंतर है? अरे बोलो। अरे 17 और 23 का अंतर कितना है? 6 है। क्या 19 इन दोनों के बीच में आता? नहीं आता है। बताओ 17 और 2 और 19 और 4 23। बताओ 7 और 6 13।
लेकिन इस बार बस ये है कि 7 और 4 11 और 11 और 2 13, कभी 4 प्लस तो कभी उधर से 2 प्लस। बस मेन चीज क्या है जो फिक्स रहनी है, वो इन दोनों का अंतर है। बताओ कितने का अंतर है? 6। ऐसी लगातार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो 3 संख्याओं का समूह बनाती हैं, उसमें पहले वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या में कितने का अंतर होता है? 6 का। ऐसी संख्याओं को अभाज्य अतिरिक्त कहते हैं या प्राइम ट्रिपलेट कहा जाता है। अब आती हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा ट्विंस प्राइम नंबर, इस पर इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ट्विंस प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है? 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें कितने का अंतर होता है। जिन संख्याओं में 2 का अंतर होता है और वो अभाज्य संख्या होती हैं, ऐसी संख्याओं को ट्विंस प्राइम नंबर कहा जाता है, अर्थात जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। बताओ 3 और 5 का अंतर। अरे 3 5 में अंतर, क्या 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं? बताओ 5 और 7 में, और 11 और 13 में, और 17 और 19 में। जरा मुझे कोई ऐसा ग्रुप तो बताओ जो इसके साथ लिख सकता हूं। बताइए 2 ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो 2 का अंतर रखती है। मैंने 19 पे राके रोक दिया। 19 और 29 31, यू आर राइट। 29 और, अच्छा बताइए, अरे 29 और 31 में कितने का अंतर है? 29 और 31 में 2 का अंतर है। आपको तलाश नहीं करनी चाहिए थी, आपका काम आसानी से हो सकता था अगर आपको इस बात का पता होता कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जो 6 के पहाड़े के दोनों तरफ होती है, और 6 का पहाड़ा होता है 6 पंजे, 30 में से कम करा तो 29, और 30 में एक जोड़ा तो 31। हर चीज अपने पीछे एक वजह लेके चलती है, उस वजह को जानने की कोशिश किया करो। कौन सी हो गई? जुड़वा। एक और देखिए, अब आती है कजिन प्राइम नंबर। अब आती है कजिन प्राइम नंबर, चचेरी अभाज्य संख्याएं। बताओ चचेरियों में कितने का अंतर होगा? चचेरियों में अंतर होगा 4 का। जुड़वा में अंतर कितने का होता है? जुड़वा में अंतर कितने का होता है? 2 का। और चचेरियों में बताओ 3 और 7 का अंतर? 7 11 का, 13 17 का, 19 23 का। कोई ऐसा ग्रुप बता सकते हो? हैं? 43 और 40, क्या 43 47 दोनों अभाज्य हैं? बोलिए, क्या 43 और 47 दोनों अभाज्य हैं? क्या दोनों में 4 का अंतर है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, आप जाके YouTube पर भी देख सकते हैं।